Jungle. Welcome to Paramount Legal Blogs. This is Rishabh Shukla. In the last video we have discussed against whom the fundamental right has been given. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसके अगेंस्ट हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। तो हमने पाया था कि फंडामेंटल राइट्स हमें स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए हैं। अगर स्टेट लॉ बना के फंडामेंटल राइट्स का हमारे वायलेशन करती है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, तो आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि उन लॉज की क्या कंडीशन होगी, वो लॉज वाइड होंगे या इलीगल होंगे या क्या होंगे, उनकी क्या कंडीशन होगी। आज हम इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आज हमें जाना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 के अंदर, जिसमें 4 क्लास दिए हुए हैं। ठीक, पहला क्लास बात करता है ऐसे लॉज के बारे में जो कि संविधान बनने से पहले ही बन चुके थे, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। और दूसरा क्लास बात करता है ऐसे लॉज के बारे में जो संविधान के कमेंसमेंट के बाद बनाए गए, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। और जो तीसरा क्लास है वो बात करता है कि कौन कौन सी चीज़ें लॉ के अंदर आ सकती हैं, लॉ की डिफिनेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। ओके, और जो चौथा और अंतिम क्लास है जो कि एक अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 13 में जोड़ा गया है, वो बताता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर 368 के अंदर जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत अप्लाई नहीं होंगे। तो ये तो थी हमारी एक जनरल आइडिया कितने क्लास हैं और कौन कौन सी चीज़ों पे ये लागू होते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं क्या क्या है इस आर्टिकल के तहत। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में क्या कहा गया है, ऑल लॉज इन फोर्स, वो जो लॉज इन फोर्स हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी क्या कंडीशन हो, अगर वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं तो वे इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3, वो पार्ट 3 के प्रोविजन से इनकन्सिस्टेंट हैं, तब उनकी क्या कंडीशन होगी, दे शैल बी वाइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी, वो कंसिस्टेंसी के एक्सटेंट तक वाइड होंगे। ये तो हमारा पहला क्लास था जिसमें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात की गई। ठीक, तो वहाँ पे कहा गया कि वे लॉज जिस एक्सटेंट तक इनकन्सिस्टेंट होंगे वहाँ तक वो लॉ वाइड हो जाएगा। ठीक, अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरे क्लास में क्या कहा गया, जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बात करता है, तो वहाँ पे क्या कहा गया, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes away the rights under part 3 and any law made in contravention be wide to the extent of contravention। तो यहाँ पे डायरेक्ट कह दिया गया कि स्टेट ऐसा कोई लॉज नहीं बनाएगा संविधान के कमेंसमेंट के बाद जो पार्ट 3 में दिए गए प्रोविजंस के कंट्रावेंशन में हो। अगर स्टेट ऐसा करता भी है तो वो जिस एक्सटेंट तक कंट्रावेन होंगे वहाँ तक वो वाइड हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ हमने दोनों बातें समझ ली हैं, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। इन both the clauses it has been said that they will be wide to which extent they shall be inconsistent। ओके, अब हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें लॉ की डिफिनेशन के अंतर्गत आ सकती हैं। तीसरे क्लास जो लॉ को डिफाइन करता है, तो यहाँ पे बताया गया है लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 7 चीज़ों को लॉ बताया गया है इस क्लास के अंतर्गत, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज। तो इन 7 का क्रम आप याद रख लें, बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कितनी संख्या है जिसको आर्टिकल 13 के अंतर्गत लॉ बताया गया है। तो यहाँ पे 7 चीज़ों को लॉ बताया गया है, हम उनको याद कर सकते हैं। ठीक, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आगे हम चलते हैं इस क्लास में। हाँ, एक क्लास और है यहाँ पे, क्लास 4। तो उसमें कहा गया है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडमेंट पावर दी गई है वहाँ पे जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे वो आर्टिकल 13 में अप्लाई नहीं होंगे, उनको लॉ नहीं माना जाएगा। इस क्लास का मतलब यही है। ठीक,
जो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर किए जाएंगे उनको आर्टिकल 13 के अंतर्गत लॉ नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ये 4th क्लास कहता है। अब हम देखते हैं क्या पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है। जो आर्टिकल 13 है वो एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट देता है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इसी सेक्शन, इसी आर्टिकल से निकल के आता है, जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है और हाई कोर्ट्स को मिला हुआ है। ठीक, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है? जैसे पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया बाईलॉज के रूप में या रेगुलेशन के रूप में या रूल के रूप में या नोटिफिकेशन या ऑर्डर ऑर्डिनेंस, किसी भी फॉर्म में उसने लॉ बनाया, तो सबसे पहले उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको देखेंगे क्या ये संविधान के किसी प्रोविज़न को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स को। क्या इस संविधान के या संविधान के पार्ट 3 के किसी प्रोविज़न को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं? अगर वो वायलेट कर रहे हैं तो वो उस एक्सटेंट तक वाइड होंगे और फिर वहाँ पे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये है जुडिशियल रिव्यू की पावर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट्स के पास है। ठीक, तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत अध्ययन करते समय हमें कुछ डॉक्ट्रिन्स का जिक्र करना पड़ता है या ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम स्पेशली 2 डॉक्ट्रिन का अध्ययन करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अगर हम इन 2 डॉक्ट्रिन की चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए हम इसे नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे कि व्हाट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड व्हाट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो जहाँ तक आर्टिकल 13 के बारे में चर्चा करनी थी वो तो पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बताई गई। पहली, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड देन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड देन व्हाट इज़ लॉ। तो यहाँ तीनों चीज़ों की हमने चर्चा की और चौथे क्लास में बताया गया कि नथिंग विल बी अप्लाइड इन आर्टिकल 13, व्हाट विल बी इंसर्टेड बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट इन आर्टिकल 368। ठीक, तो चारों क्लासेस की हमने चर्चा कर ली, हमने जुडिशियल रिव्यू पावर की चर्चा कर ली और हमने डॉक्ट्रिन्स को भी पढ़ लिया, देख लिया कि कौन कौन सी डॉक्ट्रिन इस आर्टिकल के अंतर्गत अप्लाई होती है। इन डॉक्ट्रिन की चर्चा हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर करिए। ओके।